आप सभी जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन अथवा उनके साहित्य का परिचय देना सूर्य को दीपक दिखाने से भी बड़ा काम है। लेकिन ये अगर उनके अपने शब्दों में हो तो बात ही क्या। 1930 में प्रेमचंद जी ने एक पत्रिका का संपादन आरंभ किया जिसका नामकरण हुआ हंस। 1932 में हंस का एक विशेषांक प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था आत्मकथा विशेषांक और इसके अतिथि संपादक थे श्री जयशंकर प्रसाद। इसमें उन्होंने अपने संबंध में जो कुछ लिखा उसी का सार ऑडियो के इस भाग में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं स्वयं उन्हीं के शब्दों में। प्रस्तुत है उनके जीवन का सार। मेरा जीवन सपाट समतल मैदान है जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो हैं, पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खड्डों का स्थान नहीं है। जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं उन्हें तो यहां निराशा ही मिलेगी। मेरा जन्म 1937 संवत में हुआ। पिता डाकखाने में क्लर्क थे, माता मरीज, एक बड़ी बहन भी थी। उस समय पिताजी शायद 20 रुपए पाते थे। 40 तक पहुंचते पहुंचते उनकी मृत्यु हो गई। यूं वह बड़े विचारशील, जीवन पथ पर आंखें खोलकर चलने वाले आदमी थे, लेकिन आखिरी दिनों में एक ठोकर खा ही गए और खुद तो गिरे ही। उसी धक्के में मुझे भी गिरा दिया। 15 साल की अवस्था में उन्होंने मेरा विवाह कर दिया और विवाह करने के 1 साल बाद ही परलोक सिधार गए। उस समय मैं 9वें दर्जे में पढ़ता था। घर में मेरी स्त्री थी, विमाता थी, उनके 2 बालक थे और आमदनी 1 पैसे की भी नहीं। घर में जो कुछ लेई पूंजी थी वह पिताजी की 6 महीने की बीमारी और क्रियाकर्म में खर्च हो चुकी थी और मुझे अरमान था वकील बनने का और एमए पास करने का। नौकरी उस जमाने में भी इतनी ही दुष्प्राप्य थी जितनी अब है। दौड़ धूप करके शायद 10-12 की कोई जगह पा जाता, पर यहां तो आगे पढ़ने की धुन थी। पांव में लोहे की नहीं, अष्ट धातु की भेड़ियां थीं और मैं चढ़ना चाहता था पहाड़ पर। पांव में जूते न थे, देह पर साबित कपड़े न थे, महंगाई अलग। 10 सेर के जब भी थे। स्कूल से 3:30 बजे छुट्टी मिलती थी। काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ता था। हेडमास्टर ने फीस माफ कर दी थी। इम्तिहान सिर पे था और मैं बांस के फाटक के पार एक लड़के को पढ़ाने जाता था। जाड़ों के दिन थे। 4 बजे पहुंचता था, पढ़ाकर 6 बजे छुट्टी पाता। वहां से मेरा घर देहात में 5 मील पर था। तेज चलने पर भी 8 बजे से पहले घर ना पहुंच सकता और प्रातःकाल 8 ही बजे फिर घर से चलना पड़ता था, नहीं तो वक्त पर स्कूल न पहुंच पाता। रात को भोजन करके कुप्पी के सामने पढ़ने बैठता और न जाने कब सो जाता। फिर भी हिम्मत बांधे हुए था। मैट्रिकुलेशन तो किसी तरह पास हो गया, पर आया 2nd डिवीजन में और क्वींस कॉलेज में भर्ती होने की आशा न रही। फीस केवल अव्वल दर्जे वालों की ही मुआफ हो सकती थी। संयोग से उसी साल हिंदू कॉलेज खुल गया था। मैंने इस नए कॉलेज में पढ़ने का निश्चय किया।
प्रिंसिपल थे मिस्टर रिचर्डसन। उनके मकान पर गया। वो पूरे हिंदुस्तानी वेश में थे। कुर्ता और धोती पहने फर्श पर बैठे कुछ लिख रहे थे, मगर मिजाज को तब्दील करना इतना आसान नहीं था। मेरी प्रार्थना सुनकर, आधी ही कहने पाया था अभी, मेरी प्रार्थना सुनकर बोले कि घर पर मैं कॉलेज की बातचीत नहीं करता, कॉलेज में आओ। खैर, कॉलेज में गया। मुलाकात तो हुई, पर निराशाजनक। फीस मुआफ न हो सकती थी। अब क्या करूं? अगर प्रतिष्ठित सिफारिशें ला सकता तो शायद मेरी प्रार्थना पर कुछ विचार होता, लेकिन एक देहाती युवक को शहर में जानता ही कौन था। रोज घर से चलता कि कहीं से सिफारिश लाऊं, पर 12 मील की मंजिल मारकर शाम को घर लौट आता। किससे कहूं? कोई अपना 75 नहीं था। कई दिनों बाद एक सिफारिश मिली। एक ठाकुर इंद्र नारायण सिंह हिंदू कॉलेज की प्रबंध सभा में थे। उनसे जाकर रोया। उन्हें मुझ पर दया आ गई। सिफारिश की चिट्ठी दे दी। उस समय मेरे अंदर आनंद की सीमा नहीं थी। खुश होता हुआ घर आया। दूसरे दिन प्रिंसिपल से मिलने का इरादा था, लेकिन घर पहुंचते ही मुझे ज्वर आ गया और 2 सप्ताह से पहले न हिला। नीम का काढ़ा पीते पीते नाक में दम आ गया। एक दिन द्वार पर बैठा था कि मेरे पुरोहित जी आ गए। मेरी दशा देखकर समाचार पूछा और तुरंत खेतों में जाकर एक जड़ खोद लाए और उसे धोकर 7 दाने काली मिर्च के साथ पिसवाकर मुझे पिला दिया। उसने जादू का असर किया। ज्वर चढ़ने में घंटे ही भर की देर थी। इस औषधि ने मानो जाकर उसका गला ही दबा दिया। मैंने पंडित जी से बार बार उस जड़ी का नाम पूछा, पर उन्होंने न बताया। कहा, नाम बता देने से उसका असर जाता रहेगा। 1 महीने के बाद मैं फिर मिस्टर रिचर्डसन से मिला और सिफारिशी चिट्ठी दिखाई। प्रिंसिपल ने मेरी तरफ तीव्र नेत्रों से देखकर पूछा, इतने दिन कहां थे? जी, बीमार हो गया था। क्या बीमारी थी? मैं इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं था। अगर ज्वर बताता हूं तो शायद साहब मुझे झूठा समझें। ज्वर मेरी समझ में हल्की सी चीज थी, जिसके लिए इतनी लंबी गैर हाजिरी अनावश्यक थी। कोई ऐसी बीमारी बतानी चाहिए जो अपनी कष्ट साध्यता के कारण दया को भी उभारे। उस वक्त मुझे और किसी बीमारी का नाम ही याद नहीं आया। ठाकुर इंद्र नारायण सिंह से जब मैं सिफारिश के लिए मिला था, उन्होंने अपने दिल की धड़कन की बीमारी की चर्चा की थी। वह शब्द मुझे याद आ गया। मैंने कहा, पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट सर। साहब ने विस्मित होकर मेरी ओर देखा और कहा, अब तुम बिल्कुल अच्छे हो? जी हां। अच्छा, प्रवेश पत्र भर लाओ। मैंने समझा बेड़ा पार हुआ। फॉर्म लिया, खाने पूरी की और पेश कर दिया। साहब उस समय कोई क्लास ले रहे थे। 3 बजे मुझे फॉर्म वापस मिला। उस पर लिखा था, इसकी योग्यता की जांच की जाए। यह नई समस्या उत्पन्न हो गई। मेरा दिल बैठ गया। अंग्रेजी के सिवा और किसी विषय में पास होने की मुझे आशा न थी, और बीज गणित और रेखा गणित से तो मेरी रूह कांपती थी। जो कुछ याद था वह भी भूल भाल गया था। लेकिन दूसरा उपाय ही क्या था? भाग्य का भरोसा करके क्लास में गया और अपना फॉर्म दिखाया। प्रोफेसर साहब बंगाली थे, अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। मैं पीछे की कतार में जाकर बैठ गया और 2 ही 4 मिनट में मुझे ज्ञात हो गया कि प्रोफेसर साहब
अपने विषय के ज्ञाता हैं। घंटा समाप्त होने पर उन्होंने आज के पाठ पर मुझसे कई प्रश्न किए और मेरे फॉर्म पर संतोषजनक लिख दिया। दूसरा घंटा बीजगणित का था। इसके प्रोफेसर भी बंगाली थे। मैंने अपना फॉर्म दिखाया। नई संस्थाओं में प्रायः वही छात्र आते हैं जिन्हें कहीं जगह नहीं मिलती। यहां भी यही हाल था। क्लासों में अयोग्य छात्र भरे हुए थे। पहले रेले में जो आया वह भर्ती हो गया। भूख में साग पात सभी रुचिकर होता है, लेकिन अब पेट भर गया था। छात्र चुन चुन कर लिए जाते थे। इन प्रोफेसर साहब ने गणित में मेरी परीक्षा ली और मैं फेल हो गया। फॉर्म पर गणित के खाने में असंतोषजनक लिख दिया गया। मैं इतना हताश हुआ कि फॉर्म लेकर फिर प्रिंसिपल के पास न गया, सीधा घर चला आया। गणित मेरे लिए गौरी शंकर की चोटी थी, कभी उस पर न चढ़ सका। इंटरमीडिएट में 2 बार गणित में फेल हुआ और निराश होकर इम्तहान देना ही छोड़ दिया। 10-12 साल के बाद जब गणित की परीक्षा में अखियारी हो गई, तब मैंने दूसरे विषय लेकर आसानी से पास कर लिया। उस समय तक यूनिवर्सिटी के इस नियम ने कितने युवकों की आकांक्षाओं का खून किया, कौन कह सकता है। खैर, मैं निराश होकर घर तो लौट आया, लेकिन पढ़ने की लालसा अभी तक बनी हुई थी। घर बैठकर क्या करता? किसी तरह गणित को सुधारूं और फिर कॉलेज में भर्ती हो जाऊं, यही धुन थी। इसके लिए शहर में रहना जरूरी था। संयोग से एक वकील साहब के लड़कों को पढ़ाने का काम मिल गया। 5 रुपए वेतन ठहरा। मैंने 2 रुपए में अपना गुजारा करके 3 रुपए घर पर देने का निश्चय किया। वकील साहब के अस्तबल के ऊपर एक छोटी सी कच्ची कोठरी थी। उसी में रहने की मैंने आज्ञा ले ली। एक टाट का टुकड़ा बिछा दिया, बाजार से एक छोटा सा लैंप लाया और शहर में रहने लगा। घर से कुछ बर्तन भी लाया। एक वक्त खिचड़ी पका लेता और बर्तन धो मांज कर लाइब्रेरी चला जाता। गणित तो बहाना था। उपन्यास आदि पढ़ा करता। पंडित रतननाथ दर का फिसाना आजाद उन्हीं दिनों पढ़ा। चंद्रकांता संतति भी पढ़ी। बंकिम बाबू के उर्दू अनुवाद जितने पुस्तकालय में मिले सब पढ़ डाले। जिन वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था, उनके साले मेरे साथ मैट्रिकुलेशन में पढ़ते थे। उन्हीं की सिफारिश से मुझे ये पद मिला था। उनसे दोस्ती थी, इसलिए जब जरूरत होती पैसे उधार ले लेता था। वेतन मिलने पर हिसाब हो जाता था। कभी 2 रुपए हाथ आते, कभी 3। जिस दिन वेतन के 2-3 रुपए मिलते, मेरा संयम हाथ से निकल जाता। प्यासी तृष्णा हलवाई की दुकान की ओर खींच ले जाती। 2-3 आने पैसे खाकर ही उठता। उसी दिन घर जाता और 2-2.5 रुपए घर दे आता। दूसरे दिन से फिर उधार लेना शुरू कर देता। लेकिन कभी कभी उधार मांगने में भी संकोच होता और दिन का दिन निराहार व्रत रखना पड़ जाता था। इस तरह 4-5 महीने बीते। इस बीच एक बाजार से 2-2.5 रुपए के कपड़े लिए थे। रोज उधर से निकलता था। उसे मुझ पर विश्वास हो गया था। जब 1-2 महीने निकल गए और मैं रुपए न चुका सका, तो मैंने उधर से निकलना ही छोड़ दिया। चक्कर देकर निकल जाता। 3 साल के बाद उसके रुपए अदा कर सका। उसी जमाने में शहर का एक बेलदार मुझसे कुछ हिंदी पढ़ने आया करता था। वकील साहब के पिछवाड़े उसका मकान था। जान लो भैया, उसका शकुन तकिया था। हम लोग उसे जान लो भैया ही कहा करते थे। एक बार मैंने उससे भी 8 आने पैसे उधार लिए थे।
वह पैसे उसने मुझे मेरे घर गांव में जाकर 5 साल बाद वसूल किए। मेरी अब भी पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन दिन दिन निराश होता जाता था। जो चाहता था कहीं नौकरी कर लूं, पर नौकरी कैसे मिलती है और कहां मिलती है ये मैं नहीं जानता था। जाड़ों के दिन थे, पास एक फूटी कौड़ी न थी। 2 दिन एक एक पैसे का चबैना खाकर काटे थे। मेरे महाजन ने उधार देने से इनकार कर दिया था, या संकोचवश मैं उससे मांग न सका था। चिराग जल चुके थे। मैं एक बुक सेलर की दुकान पर एक किताब बेचने गया, चक्रवर्ती गणित की कुंजी। 2 साल हुए खरीदी थी। अब तक उसे बड़े जतन से रखे हुए था, पर आज चारों ओर से निराश होकर मैंने उसे बेचने का निश्चय किया। किताब 2 रुपए की थी, लेकिन एक पर सौदा ठीक हुआ। मैं रुपया लेकर दुकान से उतरा ही था कि एक बड़ी बड़ी मूछों वाले सौम्य पुरुष ने, जो उस दुकान पर बैठे हुए थे, मुझसे पूछा, तुम यहां कहां पढ़ते हो? मैंने कहा, पढ़ता तो कहीं नहीं हूं, पर आशा करता हूं कि कहीं नाम लिखा लूंगा। मैट्रिकुलेशन पास हो? जी हां। नौकरी करने की इच्छा तो नहीं है? नौकरी कहीं मिलती ही नहीं जी। यह सज्जन एक छोटे से स्कूल के हेडमास्टर थे। उन्होंने एक सहकारी अध्यापक की जरूरत थी। 18 रुपए वेतन था। मैंने स्वीकार कर लिया। 18 रुपए उस समय मेरी निराशा व्यथित कल्पना की ऊंची से ऊंची उड़ान से भी ऊपर थे। मैं दूसरे दिन हेडमास्टर साहब से मिलने का वादा करके चला तो पांव जमीन पर न पड़ते थे। यह 1899 की बात है। परिस्थितियों का सामना करने को तैयार था और गणित में अटक न जाता तो अवश्य आगे जाता। पर सबसे कठिन परिस्थिति यूनिवर्सिटी की मनोविज्ञान शून्यता थी, जो उस समय और उसके कई साल बाद तक उस डाकू का सा व्यवहार करती थी, जो छोटे बड़े सभी को एक ही खाट पर सुलाता।